हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों ही हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टेट एग्जीक्यूटिव को। ओके, ध्यान रखना, स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ रहा है। देखो, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे हम, सीएम के बारे में यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एंड काउंसिल मिनिस्टर्स यानी कि राज्य के मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान रखना, जो सेंट्रल में पोजीशन प्रेसिडेंट की थी वही पोजीशन स्टेट में गवर्नर की होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोजीशन पीएम की थी वही पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट में सीएम की होती है। और जो पोजीशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में थे वही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट में कि प्रेसिडेंट जो होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम हेड होता है और एक्चुअल हेड कौन होते हैं? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर। ओके, ये प्रेसिडेंट की जगह पर है तो ये क्या हो गया? सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। और सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो गए? एक्चुअल हेड हो गए। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ये गवर्नर यानी ये प्रेसिडेंट की जगह पर हो गया स्टेट में, सीएम यानी ये पीएम की जगह पर हो गया। ओके, तो ये तो होते एक्चुअल हेड और ये होता है फॉर्मल हेड। ओके, चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं गवर्नर को, है ना। गवर्नर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई जो गवर्नर है ना, आपको ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो सारी गवर्नर के हाथ में होती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की सारी पावर गवर्नर के हाथ में होती है। वो चाहे तो खुद से उनका यूज़ कर सकता है या वो चाहे तो किसी और के द्वारा इनका यूज़ करवा सकता है। ठीक है, सेम बात हमने प्रेसिडेंट में भी करी थी। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक तरह से आप ये समझ लो कि आप प्रेसिडेंट का ही रिवाइज कर रहे हो। ओके, एक तरह से आप प्रेसिडेंट को ही रिवाइज कर रहे हो, आप ये मानकर चलना। बस फर्क इतना सा रह जाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कुछ चीज़ों में चेंजेस है, बाकी पावर्स आपको सेम लगेगी। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो ध्यान रखना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करता है गवर्नर को अपॉइंट? कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेन्योर की, कि इसका टेन्योर कितना होता है। तो देखो, इसका टेन्योर होता है 5 ईयर्स, 5 सालों तक इसका टेन्योर होता है। इसके अलावा ही और शी कैन वॉलेंट्री रिजाइन, यानी वो अपने पद से अपनी इच्छा अनुसार कभी भी रेजिग्नेशन भी दे सकता है। 5 सालों का टेन्योर होता है, लेकिन 5 साल से पहले अगर उसकी इच्छा हो गई तो वो अपने पद को छोड़ सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव, प्रेसिडेंट के भी ये पास पावर है कि वो गवर्नर को रिमूव कर सकता है। इसके अलावा ही और शी कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। गवर्नर का क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र भी हो सकता है, यानी राजस्थान स्टेट के गवर्नर को यूपी में ट्रांसफ़र दे दिया या यूपी स्टेट के गवर्नर को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र दे दिया। तो इस तरह से इनका ट्रांसफ़र हो सकता है गवर्नर का। ओके, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनका टेन्योर तो 5 सालों का होता है ना। प्लस ये अपनी सीट पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कोई नया गवर्नर ना आ जाए। ओके, जैसे राजस्थान में गवर्नर अपॉइंट किया हुआ है ना। अब राजस्थान में 5 सालों बाद में जब दूसरा गवर्नर नहीं आ जाता तब तक वो पहले वाला गवर्नर अपने काम को करता रहेगा, जब दूसरा गवर्नर आ जाएगा तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका टेन्योर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे हेल्थ ट्रेडिशन, हेल्दी ट्रेडिशन फॉलोड इन अपॉइंटमेंट। अब गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें कुछ ट्रेडिशंस को, कुछ परंपराओं को फॉलो किया जाता है। वो कौन कौन सी ट्रेडिशंस है उसका ध्यान में रखना है आपको, कि जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो कौन सी ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। तो 2 आपको ध्यान में रखना है। पहला, द गवर्नर शुड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट, यानी कि आप जिस राज्य के लिए गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी ना हो। ठीक है, सपोज कर लो भाई राजस्थान के लिए गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो जो गवर्नर है वो राजस्थान का नहीं होना चाहिए,
किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के लिए गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो गवर्नर महाराष्ट्र का नहीं होना चाहिए, किसी अदर स्टेट का होना चाहिए। हो गया क्लियर? द गवर्नर शुड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट, यानी उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा ट्रेडिशन क्या फॉलो किया जाएगा? बिफोर अपॉइंटमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक एडवाइस ऑफ द सीएम, यानी कि जब केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है तो उन्हें एडवाइस लेनी होती है, किसकी? उस राज्य के सीएम की, उस राज्य के मुख्यमंत्री की। यानी कि अगर राजस्थान के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राजस्थान के सीएम की एडवाइस लेनी होगी। ओके, ये दो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि गवर्नर के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखो, बहुत इजी क्वालिफिकेशन है। इंडियन सिटीजन, मिनिमम एज 35 ईयर्स, एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, एज मिनिमम एज 35 ईयर्स तो होनी चाहिए, प्लस किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम ना कर रहा हो, और न तो किसी पार्लियामेंट का मेंबर हो और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी विधानसभा, किसी भी विधान परिषद का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गवर्नर को सैलरी कितनी मिलती है। तो गवर्नर की सैलरी होती है 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 1,10,000 रुपये पर मंथ मिलता है उनको। और इसके अलावा उन्हें दूसरे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, दूसरी सुविधाएं भी दी जाती है। ठीक है, और इन सुविधाओं में टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा चेंजेस किए भी जाते हैं। ठीक है, ये जो सैलरी है इसमें रिकंसिडरेशन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। ओके, पावर्स जब आप पढ़ोगे तो एक बार इनको पढ़ने से पहले एक बार आप प्रेसिडेंट के पावर पढ़ लेना, ताकि ये आपको बहुत फटाफट समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि जो पोजीशन केंद्र में प्रेसिडेंट की है वो स्टेट में गवर्नर की है। तो जैसे आप पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर को। तो सबसे पहली चीज, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट विल बी इन द हैंड ऑफ गवर्नर एंड ही विल यूज देम हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य की, स्टेट की, वो किसके हाथ में होती है? गवर्नर के हाथ में। वो चाहे तो खुद से उनका यूज करे और वो चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट के द्वारा इनका यूज करवा सकता है। प्रेसिडेंट में भी हमने ये लाइन पढ़ी थी। प्रेसिडेंट में हमने क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट के समय हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट एंड ही विल यूज देम हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट। सेम लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी है। यूनियन की जगह स्टेट आ गया, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर में देखो क्या क्या कर सकता है वो। ही और शी अपॉइंट्स द सीएम। सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। एंड ऑन हिज एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी सीएम का अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है, एडवाइस किसकी लेगा वो? सीएम की। चलिए अगली बात करते हैं, अपॉइंटमेंट द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? गवर्नर। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं उनके चेयरमैन और उनके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? गवर्नर। याद करो, प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? तो यहाँ पर स्टेट आ गया यूनियन की जगह। बाकी सेम, चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नर। और क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो देखो। डिवाइड द वर्क बिटवीन मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स में वर्क डिवाइड करता है कौन? गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी इन द फ्रंट ऑफ गवर्नर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो मंत्री हैं वो अपनी शपथ लेते हैं, अपने पद की और अपनी सूचनाओं को गुप्त रखने की जो शपथ लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं? गवर्नर के सामने लेते हैं। ही और शी एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशन। अब इन मिनिस्टर्स के जो रेजिग्नेशन होते हैं, त्याग पत्र जो होते हैं, वो कौन एक्सेप्ट करता है? वो भी गवर्नर करता है। प्रेसिडेंट टेक एडवाइस ऑफ गवर्नर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट।
जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहा होता है, हाई कोर्ट के जज को जब अपॉइंट कर रहा होता है प्रेसिडेंट, तब वो किसकी एडवाइस लेता है? उस राज्य के गवर्नर की। इसके अलावा और क्या एग्जीक्यूटिव पावर है वो देखो, ही और शी हैज़ द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नर के पास अधिकार है, वो उस राज्य के सीएम से इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि भाई राज्य सरकार कैसे क्या काम कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन दो मुझे। ठीक है, तो गवर्नर के पास ये अधिकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या देखिए, ही और शी कॉल्स द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो विधान मंडल है ना, विधानसभा और विधान परिषद, उनके जो सेशंस बुला सकता है वो। ही और शी कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है गवर्नर। ही और शी नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने पढ़ा था कि 5-6 मेंबर तो इलेक्ट होकर आते हैं, 1/6 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा काउंसिल में। इसके अलावा असेंबली में भी मेंबर नॉमिनेट करता है वो, काउंसिल में तो 1/6 मेंबर कर ही रहा है, असेंबली में भी क्या होता है कि अगर उसे लगे कि असेंबली में कोई एंग्लो इंडियन नहीं है, तो उस एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन कर सकता है? गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर वो मेंबर भी नॉमिनेट करता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, बिल बिकम लॉ आफ्टर कंसेंट ऑफ गवर्नर, एक बिल कानून कब बन जाएगा? जब उसे गवर्नर की सहमति मिलेगी, गवर्नर के कंसेंट के बाद वो कानून बन जाएगा। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था, है ना, बिल बिकम लॉ आफ्टर द कंसेंट ऑफ गवर्नर। इसके अलावा ही कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए बिल, यानी जब बिल गवर्नर के सामने आता है ना, तो गवर्नर उस बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ही मे रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, बट इफ बिल इज पास्ड अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट फॉर द सेकेंड टाइम, देन द गवर्नर इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट, यानी कि एक बिल जो होता है वो गवर्नर के कंसेंट के बाद ही कानून बनता है। गवर्नर चाहे तो उस बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। पर मान लिया जाए कि एक बार बिल गवर्नर के सामने आया, गवर्नर ने उस बिल को वापस लौटा दिया कि भाई इस पर वापस कुछ कमी है तो उसे वापस सही करो, रिकंसिडरेशन के लिए उसने बिल को वापस भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया, उस बिल को वापस अच्छे से देखा, समझा। ठीक है, उन्होंने वापस उसमें या जो कुछ चेंज किया होगा या कुछ चेंज नहीं किया होगा। ठीक है, उन्होंने कोई कमी लगी हो तो चेंज कर दिया होगा, और कोई कमी नहीं लगी हो तो बिना चेंज किए वापस गवर्नर के सामने भेज देते हैं। जब सेकंड टाइम गवर्नर के सामने कोई बिल आता है तो गवर्नर उसको एक्सेप्ट ही करेगा, उस समय वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर वो बाउंड हो जाता है सेकंड टाइम में। ठीक है, इसी तरह से बाउंड प्रेसिडेंट भी हुआ था। ओके, व्हेन द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन प्रोग्रेस, यानी कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन नहीं चल रहे होते हैं, विधानसभा विधान परिषद का कार्यकाल नहीं चल रहा होता है, उनका अधिवेशन नहीं हो रहा होता है, तब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है गवर्नर। ओके, जब स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन नहीं चल रहे होते हैं तब गवर्नर क्या इशू कर सकता है? ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। उनका महत्व भी एक कानून के जैसा ही होता है। ठीक है, और ये कब तक अप्लाई रहते हैं? तो जब सेशन चालू हो जाएंगे उसके 6 महीने तक। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। तो फाइनेंशियल पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है, विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नर, बिना गवर्नर के कंसेंट के फाइनेंस बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिना गवर्नर की सहमति के कोई भी बजट हो स्टेट का, ठीक है, किसी भी स्टेट का बजट हो, उस राज्य के गवर्नर की परमिशन के बाद ही कहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी विधानसभा में बजट इशू कराना हो, सत्र का अनुदानों की मांग चाहिए हो, तो उसके लिए किसका कंसेंट लेना होता है? गवर्नर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशियल पावर की। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 द गवर्नर कैन रिड्यूस, पोस्टपोन, अमेंडमेंट द पनिशमेंट और ग्रांट पैर्डन टू सच पीपल who are charged for violation of law regarding subjects of the executive power of the state। जुडिशियल पावर यानी क्या हो गया कि एक गवर्नर जो होता है उस
राज्य के कंट्रोल में, ठीक है। एक गवर्नर क्या कर सकता है, एक व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, या उसकी सजा में परिवर्तन कर सकता है, या उसकी सजा को माफ भी कर सकता है, ठीक है। कम भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, उसकी सजा में चेंजेस भी कर सकता है, या उसे माफी भी दे सकता है, ठीक है। किन पर, वो कानून जिनका उल्लंघन उसने किया हो, जो उस स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आ रहे हो, ठीक है। यानी कि सेंट्रल के पावर वाले को नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। केवल स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट के कानूनों पर वो परमिशन दे सकता है, उन्हीं कानूनों पर वो माफ़ी दे सकता है जो किस में आ रहे हो, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर में आ रहे हो, ठीक है। स्टेट द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, एक राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन कर देता है कोई व्यक्ति, तो उन्हीं के ऊपर वो माफ़ी दे सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म लॉ पर नहीं। तो ये हमने पढ़ा है पूरा गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर की पोजीशन स्टेट में प्रेसिडेंट के जैसी होती है, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट को भी पढ़ना, इसको भी साथ में पढ़ना, दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।